अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और यहाँ से मेडिसिन कर रही हैं। बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के नाम से, जो कि आप लोग जानते हैं। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के ऊपर होगी, जो मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स हैं, कि कैसे आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद होंगी। तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दें तमाम सुनने वालों को, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना मुख्तार है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में फर्स्ट ईयर मेडिसिन स्टूडेंट हूँ। बेसिकली दी एमडी कोर्स। तो मेरा जो लास्ट बैच था स्टाइपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का, उनके साथ ही एडमिशन हुआ है और मेडिसिन का एज इन फर्स्ट बैच है। ओके, और आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने ये स्कॉलरशिप कैसे अचीव की? लाइक पाकिस्तान में ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो भी प्री मेडिकल कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे आपका मेरिट नहीं बना था, या वहाँ पे भी मेरिट बना था और फिर आपने यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हुई और आपने यहाँ आना पसंद किया? जी, वो असल में मैं हूँ ओए लेवल की स्टूडेंट। मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम किया हुआ है। तो ऑल्दो मेरे थे सारे ए स्टार्स, बट लाइक वो पाकिस्तान में इक्विवेलेंस का थोड़ा सा इशू होता है। और पिछले साल एमडी कैट के भी काफी मसले हुए थे और वो इक्विवेलेंस भी हमें उन्होंने ना काफी कम दी थी एज कम्पेयर टू द एफएससी स्टूडेंट्स में। पिछले साल उनके काफी नंबर आए थे। तो एनडीएस में मेरे नंबर ठीक थे, मतलब लेकिन इतने नहीं थे कि मेरा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। शिफा में हुआ था मेरा इस्लामाबाद में, लेकिन फिर वो मैंने कहा कि जब प्राइवेट ही पढ़ना है तो फिर अपने शहर में पढ़ लेते हैं। तो मुल्तान में मैंने प्राइवेट मेडिसिन में एडमिशन ले लिया था। वेल लाइक काफी मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की ओए लेवल्स के दौरान और मतलब इतने ए स्टार्स लेने का मुझे कोई मतलब फायदा नहीं हुआ। तो उस वक्त मेरे फादर ने इसका ऐड देखा था स्टाइपेंडियम हंगरिकम का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब आप अप्लाई करके देख लो। पहले तो मुझे यही था कि एडमिशन होना तो है नहीं, मतलब काफी कंपटीशन होगा जाहिर है मेडिसिन के लिए। फिर चलो करके देख लेते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो बस फिर मैंने उस पे अप्लाई किया था, एक 50-50 होके किया था उस वक्त, लेकिन अच्छा निकला शुक्र है। ओके, थैंक यू। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि अगर आप शेयर करना चाहती हैं अपने मार्क्स वगैरह, जो खासकर उस वक्त मेरे ख्याल से एच ए टी यू जी एम होता था, इस तरह कुछ था। हाँ तो जी, हाँ जी। पिछले साल असल में था हैट का टेस्ट। तो वो था सारा एफएससी के सिलेबस से एज इट इज था। हम्म, तो उसके लिए मैंने वैसे तो सिर्फ क्योंकि मैंने एफएससी का सिलेबस पूरा पढ़ा नहीं हुआ था, तो एंड टाइम इतना टाइम भी नहीं था कि मैं सारा रिवाइज कर लूं। हम्म, तो जो एंट्री टेस्ट के टॉपिक्स थे ना एफएससी वाले, मैंने सिर्फ उन्हीं को मतलब रिवाइज करके दिया था। तो मेरे 78 मार्क्स थे हैट के टेस्ट में। ओके। तो आपकी चॉइसेस क्या थी वैसे? मेडिसन, दोनों मेडिसन चॉइसेस मेरी, थी? हाँ जी, दोनों मेडिसिन थी। फर्स्ट मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन था, सेकंड सेमिलवेस था। ओके, ठीक हो गया। और उसके अलावा हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि इनिशियल सिलेक्शन हो गई जो एचईसी ने कर दी, उसके बाद जाहिर है यहाँ पे यूनिवर्सिटियां भी टेस्ट और इंटरव्यू ले रही होती हैं, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो टेस्ट कहाँ से आया था और इंटरव्यू में क्या था? टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन ने तो रिटन टेस्ट भी लिया था और ओरल एग्जाम भी लिया था। सेमिलवेस ने सिर्फ रिटन लिया था। आई डोंट नो, वो शायद मेरी सेकंड चॉइस थी या पता नहीं, वो लेते नहीं ओरल का, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि सेमिलवेस का रिटन आसान था एज कम्पेयर टू डेब्रिसन। लेकिन डेब्रिसन का भी ऐसे मुश्किल नहीं था, एचईसी के टेस्ट से बहुत आसान था वो। था वही, उसके लिए भी मैंने वही सिलेबस रिवाइज किया था एमडी कैट वाला, और ए लेवल्स के कुछ टॉपिक्स थे जो मतलब उसमें नहीं थे एमडी कैट सिलेबस में। तो वो मैंने उनको रिवाइज किया था, उनकी वेबसाइट से ही मैंने सिलेबस निकाला था दोनों यूनिवर्सिटीज का। तो रिटन तो आसान था। ओरल एग्जाम था यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन का, उसमें उन्होंने पहले 5 मिनट में थोड़ा सा कहा था कि अपना थोड़ा बताएं हमें, इंट्रोडक्शन और गोल्स वगैरह। तो वो जो मोटिवेशन लेटर में जो मैंने चीजें लिखी थी, वही मैंने मतलब रिपीट की थी। उसके बाद उन्होंने मतलब ओरल क्वेश्चंस पूछे थे। सब्जेक्ट दो हमने अपनी चॉइस के चुनने थे, एक बायो कंपल्सरी, एक साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो आप चूज करें। तो वो भी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन बस हो गया था, अच्छा हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे टॉपिक सारे रिवाइज किए हुए थे और मेरे जो सवाल थे वो उन्होंने पूछे भी सारे ए लेवल्स के उससे थे, तो मुझे आते थे इसलिए।
और दूसरी बात ये है कि ये सिलेबस वहाँ पे मेंशन होता है, वेबसाइट के ऊपर मेंशन होता है, या आपको पहले बता देते हैं सिलेबस के बारे में, जो टेस्ट रिटन टेस्ट में सिलेबस आता है? जो यूनिवर्सिटी का है। जी जी, यूनिवर्सिटी टेस्ट। हाँ जी, वो उनकी वेबसाइट पे, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अगर एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिसिन का सिलेबस सर्च करें तो वो उनका वहाँ लिखा होता है। वो अलग से ईमेल वगैरह नहीं करते सिलेबस, वो आपको वेबसाइट पे जाके खुद निकालना पड़ता है। ओके ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, सबकी काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़ाहिर कंफ्यूजन होंगी कि मेडिसन में रह के यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेल्फ फंडेड हैं उनकी तो फी बहुत ज़्यादा है, लाइक अबव आई थिंक $15,000 है। तो हम्म। क्या आप लोग वाकई कोई भी पेमेंट नहीं करते यहाँ पे, फी के हवाले से, लैब्स के हवाले से, या कुछ भी? हाँ जी, ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री है, कोई किसी किस्म की पेमेंट नहीं होती, बल्कि वो हमें स्टाइपेंड मिलता है। वो तो लिविंग एक्सपेंसेस और एकोमोडेशन का, तो हमने कोई किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी होती। ओके। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है, लेट्स से एक लिमिटेड अमाउंट है, तो अब मुझे नहीं पता कि ये मेडिसिन की जो डिग्रीज हैं यहाँ पे उनमें बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, लाइक आपको बुक्स परचेज करनी पड़ती हैं या नहीं करनी पड़ती? तो उसका क्या कंसेप्ट है, आपको बुक्स यहाँ से परचेज करनी पड़ती हैं या ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, पीडीएफ वगैरह? वो मतलब डिपेंड करता है इनकी ना, ऑनलाइन सब कुछ। ये लोग लेक्चर स्लाइड्स तो बनाते हैं ना, हम्म। बेसिकली एग्जाम उन्हीं में से होता है। तो उन्होंने लेक्चर स्लाइड्स में और बुकलेट्स बना के ऑनलाइन डाली होती है, उसमें बहुत डिटेल होती है। ओके। तो वो उन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आपको बुक्स कंपलसरी नहीं है पढ़ना, आप अगर अपने लिए पढ़ना चाहो तो बेशक पढ़ लो, लेकिन काफी डिटेल्ड होती है इनकी स्लाइड्स। वो ऑनलाइन सारी अवेलेबल होती है फ्री में, तो हम उसी से पढ़ते हैं। बुक्स कुछ स्टूडेंट्स बुक्स ले लेते हैं, ज्यादातर बुक्स वैसे पीडीएफ पे अवेलेबल होती हैं तो वो मिल जाती हैं, वरना कुछ बच्चे खरीद लेते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली लैंग्वेज यहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश तो नहीं है, हंगेरियन लैंग्वेज है, तो क्या लैंग्वेज बैरियर काफ़ी यहाँ पे आता है कि नहीं आता, लाइक प्रोफेसर इंग्लिश अच्छे से कन्वे कर सकते हैं आपको लेक्चर, और बाकी जो लैब इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं? मेडिसिन के प्रोफेसर्स तो सारे बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, मतलब मैंने कि इंग्लिश ना समझ आई हो प्रोफेसर की या कुछ। बाकी ये है कि बाहर भी अगर कहीं जाए तो इंग्लिश आती है, लोगों को कुछ ना कुछ आती है, अब कन्वर्सेशन हो जाती है। कभी कभी हम्म। होता है कि अगर बिल्कुल नहीं आती तो वो फिर गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेते हैं। बाकी वो हमें हंगेरियन पढ़ा भी रहे हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का मेरे ख्याल से ज्यादातर सब्जेक्ट्स का ये है कि वो एक साल पढ़ाते हैं शायद। ओके। तो मेडिसिन का ये है क्योंकि हमने थर्ड ईयर से वार्ड में जाना है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, तो हमें हम्म। वो 3 साल हंगेरियन पढ़ाएंगे साथ साथ, मतलब हमें फुल हंगेरियन सिखानी है उन्होंने, ताकि हम पेशेंट से बात कर सकें। ओके। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाउस जॉब होगी वो यहीं पे हॉस्पिटल्स में होगी, और उसमें ऑब्वियसली लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है? असल में जो पाकिस्तान में हाउस जॉब होता है ना, वो डिग्री मिलने के बाद होता है, तो कुछ हम्म। लोग नहीं भी करते हाउस जॉब, डिग्री लेके छोड़ देते हैं। ओके। यहाँ पे जो है इस तरह हाउस जॉब अलग से नहीं है इनका, इसको बेसिकली 6th ईयर ये उसको पढ़ाई में शामिल करते हैं। डिग्री ओके। जो है वो 6th ईयर के बाद मिलती है, तो जैसे पाकिस्तान में हाउस जॉब की वो आपको सैलरी भी मिलती है, यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं होता। यहाँ बेसिकली आप अभी पढ़ रहे हो, आपको डिग्री नहीं मिली होती, तो कंपलसरी है यहाँ पे हाउस जॉब, मतलब एक तरह से। ओके। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 ईयर डिग्री है ये बेसिकली पाकिस्तानी सेम 5 ईयर की डिग्री और 1 साल की हाउस जॉब इसमें इंक्लूडेड है? हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल सेम है, मतलब यहाँ पे उसको 6 इयर्स कह देते हैं, वो बेसिकली वही हाउस जॉब जो पाकिस्तान में होता है। हम्म। ओके। सो अभी तो खैर आप मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो वैसे कोई फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचा है, लाइक आपने पाकिस्तान वापस जाना है, या फर्दर एफसीपीएस वगैरह की तरफ जाना है, या इधर रहना है? अभी असल में मैंने मतलब ज्यादा इतना वो नहीं किया इस पे कि अभी काफी साल है, लेकिन अभी स्पेशलाइजेशन के लिए प्रॉब्ली मैं यूके जाऊंगी। ओके। उसके बाद फिर शायद मैं पाकिस्तान करियर करूं, कि मुझे मतलब इतना शौक नहीं है बाहर सेटल होने का। लेकिन यहाँ पे वैसे जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं इधर पढ़ने, उनका फ्यूचर गोल कहीं यहीं बाहर सेटल होना होता है, क्योंकि यहाँ से आसान भी होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान से, अगर आप करो या फिर यहाँ से करो। यहाँ हम्म। से आपका यूएसए वगैरह जाना भी आई गेस इजियर होता है, ये लोग आपको हेल्प भी करते हैं, मतलब जो यूएसए में के एग्जाम वगैरह के प्रिपरेशन वगैरह के लिए। तो ओके। ओके। सो अभी हम थोड़ा सा स्कॉलरशिप वाली साइड पे आते हैं। जो अमाउंट आपको स्कॉलरशिप में मिलती है, क्या ये इनफ होती है, या इसके लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब या घर से आपको मंगवाने पड़ते हैं?
मुझे तो घर से मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि मेरे लिए वैसे इनफ नहीं होती। लेकिन ये भी मतलब हर बंदे पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स मुझे स्कॉलरशिप वाले ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए स्कॉलरशिप मोर देन इनफ है, हमें नहीं घर से मंगवाना पड़ता। वो मतलब आई गेस हर बंदे के खर्चे के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स लो रूममेट्स के साथ और मिल के मतलब अगर आप कुकिंग करो इस तरह, तो हम्म। उनको इतना नहीं मतलब खर्चा करना पड़ता। मेरा ये है क्योंकि मुझे अपार्टमेंट मैंने जो है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने लिया है, तो ओके। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था जाहिर है मुझे ये था कि कुछ मसले ना हो ज्यादा, हम्म। तो इसलिए मेरी तो दोनों अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस ही रेंट में चले जाते हैं, तो मुझे घर से कुछ मंगवाना पड़ता है अबाउट, वो भी ज्यादा नहीं मतलब 30,000 रुपीज आई गेस मुझे पर मंथ अभी शुरू में हम्म। मतलब करना पड़ता है। ओके। ओके। अभी मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि लाइक मेडिसिन की स्टडी ऑब्वियसली हमने जो सुना हुआ है यहाँ पे कि बहुत ही टफ होती है। तो क्या कुछ स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, लाइक इतना टाइम मिल जाता है उनको कि पार्ट टाइम जॉब कर सकें, या मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता? जैसे मैंने अभी तक कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं देखा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, लेकिन असल में ये होता है कि मेडिसिन की ना आपकी 5 दिन हफ्ते में क्लासेस होती हैं ओके। और वो इरेगुलर टाइम है। देखिए यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सुबह 8 से रात 8 तक है, बीच में कभी भी क्लास होती है। तो वीक के दौरान तो मेडिसिन स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। वीकेंड पे अगर कोई करना चाहे, लेकिन वो ये है फिर मतलब वीकेंड पे आपने कवर करना होता है जो पड़ा है या फिर कोई टेस्ट वगैरह तैयार करना होता है। अगर बंदा मतलब कर सकता है तो बेशक कर ले, लेकिन पर से ही मेरे ख्याल से मुश्किल है पार्ट टाइम जॉब करना। सही। हाँ, वो स्टडी इतनी मुश्किल हो जाती है, तो क्योंकि काफी लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि हम मेडिसिन भी करना चाहते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, तो मैंने भी उनको यही कन्वे किया था कि स्टडी इतनी मुश्किल होगी कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने उसका सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि मतलब पढ़ाई के सेमेस्टर के दौरान नहीं करते, जो बीच में वेकेशन आती है गर्मियों हम्म। में या फिर अगर सर्दियों में एग्जाम से जल्दी फारिग हो जाए तो वो फिर उसके दौरान मतलब कंटिन्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट भी मतलब काफी सैलरी मिलती है पार्ट टाइम जॉब्स की, तो उसी से मतलब पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें, क्योंकि आपने वहाँ पे भी एमबीबीएस स्टार्ट किया है पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा स्टडी डिफरेंसेस के हवाले से बता दें, लाइक यहाँ पे टफ है या वहाँ पे टफ है, थोड़ा एग्जाम सिस्टम का क्या सीन है, और थोड़ा सा लैब्स वगैरह का किस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और वहाँ पे पाकिस्तान में। जी, एक तो ये है कि मतलब मुझे ये लगता है पर्सनली कि ऑल्दो यहाँ पे सुबह 8 से रात 8 तक आप कंटिन्यूअसली बिजी होते हो, हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तो यहाँ पे लेस हेक्टिक होता है क्योंकि वहां पे वो कंटिन्यूअस क्लासेस होती थी 8 घंटे इस तरह, 6 घंटे 8 घंटे, इसमें बंदा थक जाता है, बोर हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पे बीच में ब्रेक्स बहुत होती हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की, तो ये भी होता है कि बच्चे वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठ गए ऐसे। घर आके बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, घर आके उन्होंने कुछ नहीं करना होता है। जिस दिन आप जल्दी मतलब कभी कभी जल्दी भी फारिग हो जाते हो, रोज तो 8 से 8 नहीं होता, कभी मतलब किसी दिन एक क्लास होती है, सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, तो आई गेस बंदा उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ना पढ़ना साथ साथ पड़ता है। पाकिस्तान में मेडिसिन के सारे तो नहीं, लेकिन जो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक कंसेप्ट होता है कि एंड में जो मतलब प्रेप लीव्स मिलेंगी हमने हम्म। उसमें सिलेबस कवर करके पास हो जाना है। यहाँ पे अगर आप एंड में कवर करने की कोशिश करोगे तो पास होने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ आपको मतलब साथ साथ कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता है। इनकी एससीटीज और टेस्ट होते हैं और इनकी अगर आप टेस्टिंग इनकी होती है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप पास होते जाओ तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक स्कोर होता है, हर उसका डिफरेंट होता है, उससे अबव आप लोग तो आपको फाइनल एग्जाम में उसका रिटर्न नहीं देना पड़ता, या इस तरह की इनकी कुछ होती हैं। हम्म। तो दूसरा बेसिकली तो वैसे यही है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट्स डेफिनेटली आई थिंक कि यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो थोड़ा बेहतर होता है। इवन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने अभी हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़ाया है और हमें बायोस्टैट्स करवाई है इन्होंने। इस तरह की एक्स्ट्रा मतलब ये चीजें थोड़ी थोड़ी कराते रहते हैं इससे फर्दर फ्यूचर में मतलब रिसर्च करने में ताकि आसानी हो। इनकी इस हम्म। तरह की छोटी काफी वो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। पाकिस्तान में बस थोड़े से वही फोकस सब्जेक्ट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में गेस फर्स्ट और सेकंड ईयर में सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो बस 3 होते हैं। यहाँ पे उसके अलावा भी इस तरह छोटी छोटी काफी सारी चीजें बीच में, अभी जैसे हम इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स भी कराए हैं, ये पाकिस्तान में सब्जेक्ट नहीं है वैसे, तो इस तरह की आई गेस ये चीजें ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। हम्म। ओके, और दूसरा ये पूछना था कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सीट्स जो हैं वो 10 या 15 समथिंग है टोटल मेडिसिन के हवाले से,
तो हर यूनिवर्सिटी में आपको अगर आइडिया हो, हर यूनिवर्सिटी में कितनी इसकी सीट्स होती हैं, लाइक मेडिसिन की और डेंटिस्ट्री की, जाहिर है लाइक 3 या 4 यूनिवर्सिटीज टोटल ऑफर कर रही हैं। तो इनमें हर यूनिवर्सिटी में किस तरह का क्राइटेरिया है, अगर आपको आइडिया हो इसका? नहीं, इसका मुझे आई थिंक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था शायद पिछले साल भी, इस साल का मुझे नहीं पता। टोटल उन्होंने हमें कहा था कि 10 सीट्स मेडिसिन की हैं। हम्म, हमें यही लगा था कि वो दो दो करके इस तरह डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डेब्रिसन में तो मैं एक ही हूँ मेडिसिन की जो स्कॉलरशिप पे हूँ। ओके, बाकी सेमिनवेस्ट में मैंने सुना है 2-3 है, और सेग में है दो, एक दो मेरे ख्याल से। ओके, ओके, ओके। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो बात है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, आपने भी देखा होगा लास्ट ईयर, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की जो वेबसाइट है उसमें एक जगह पे मेडिसिन लिखा है, एक जगह पे जनरल मेडिसिन लिखा है, आई थिंक सैगद में जनरल मेडिसिन लिखा है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कोई डिफरेंसेस हैं या सेम फील्ड है, बस नाम चेंज है इसके? नहीं, वो सेम फील्ड है। उन्होंने कई जगह पे मतलब वो वन टाइम मास्टर लिखा हुआ है, कहीं एमएससी लिखा हुआ है, हाँ और हाँ, कहीं बिल्कुल। मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, वो सारा कुछ एक ही है। वो उन्होंने वैसे ही थोड़ा थोड़ा नाम बदला हुआ है। ओके। और ये एमबीबीएस और मेडिसिन एक ही चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका नाम एमबीबीएस है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो मेडिसिन है, क्या आप लोग श्योर हैं कि ये सेम चीज़ है या नहीं है? तो ये थोड़ा सा क्लियर ये कर दीजिए। सेम सेम फील्ड है। एमडी जो है यहाँ की, वो एमबीबीएस के बराबर ही है। बस उनके थोड़ा सा नाम का उनका यहाँ डिफरेंस होता है। सुनने में हम्म। एमडी अच्छा लगता है लेकिन वो है एक ही चीज। ओके, हाँ, ये यूरोप में सब तकरीबन कंट्रीज में इसको मेडिसिन ही बोलते हैं, एमडी बोलते हैं। हम्म। तो पाकिस्तान में खैर इसको एमबीबीएस बोला जाता है। और आखिरी मेरा क्वेश्चन है कि गर्ल्स के लिए खासकर, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या वहाँ पे आना सेफ है, लाइक ऑब्वियसली ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो इस सेंस में भी हम्म। थोड़ा सा। और दूसरा ये कि शायद कुछ गर्ल्स को आइडिया नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कितनी ज़्यादा गर्ल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा पूछ रही होती हैं कि क्या वो एलोन फील तो नहीं करते, या सेफ है पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए? मुझे अभी वैसे यहाँ आए हुए हैं, मेरे ख्याल से 4 मंथ्स हुए हैं। तो हम्म, लेकिन पर्सनली मेरे ख्याल से तो काफी सेफ है। मुझे अभी तक कोई एज एन इश्यू नहीं हुआ। इवन कि अपार्टमेंट में भी मैं अक्सर अकेली होती हूँ। अभी भी मेरी रूममेट मतलब गई हुई है अपने घर। तो अच्छा। एज इन कोई इश्यू नहीं होता। रात को भी हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हम कभी कभी 8 बजे फारिग होते हैं, तो मतलब अंधेरा हो जाता है ईशा के बाद। हम्म, तो कोई एज इन प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत होते हैं मेडिसिन में वैसे इतने नहीं होते, मेडिसिन में कम होते हैं। जाहिर है इसकी फीस बहुत ज्यादा है, सेल्फ फाइनेंस की होते यहाँ पे भी हैं। हम्म, लेकिन मतलब पाकिस्तानी तो बहुत होते हैं, उसका तो कोई इश्यू नहीं होता। बाकी मुस्लिम्स वैसे यहाँ पे बहुत होते हैं। इवन मतलब पाकिस्तानी के अलावा अरेबिक कंट्री से बहुत लोग होते हैं यहाँ पे। हम्म, तो वो एज इन उसका कोई इश्यू नहीं होता। इवन के गर्ल्स का भी आई डोंट थिंक सो। मतलब पाकिस्तान से आई फील कि ये मुझे यहाँ सेफर फील होता है। पाकिस्तान में मतलब मैं इस तरह अकेले रात को शायद ना निकलूं। यहाँ पे हम बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से भी आते जाते रहते हैं, और ये वो तो कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल। और फूड के हवाले से स्पेशली, क्योंकि हलाल फूड जाहिर है दूसरे क्रिश्चियन कंट्रीज में, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है हलाल फूड और ग्रासरी वगैरह जो भी चीज़ें? हलाल फूड की मेरे ख्याल से वैसे बाकी शहरों का तो नहीं पता, लेकिन है कि मोस्टली शहरों में इनकी शॉप्स होती है जहाँ से हलाल चीजें मिलती हैं। इवन के डेविसन में भी हैं दो। हम्म, तो हलाल फूड आराम से मिल जाता है यहाँ पे, इसका कोई मसला नहीं होता। इवन के इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, तो वहां से अगर ऑर्डर कराना हो वहां से भी मिल जाता है। बाकी कुछ लोग चिकन हलाल ले आते हैं और घर में कुकिंग कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घर से खाना बना के मतलब सेल करते हैं। मैं पर्सनली वहीं से मंगवाती हूँ अक्सर। तो वो भी हलाल फूड मतलब बेचते हैं, तो इसका इतना मसला नहीं होता फूड का। ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई होप कि काफ़ी लोगों को इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।